हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो मनोविज्ञान स्पेशल सीरीज चल रही थी 1500 प्रश्नों की, उसका आज हम लोग पार्ट 6 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने इसके पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से हम लोगों ने 250 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए थे। और इसके बाद आज हम लोग 251 से लगाकर 300 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में शिक्षक भर्ती एग्जाम जो हुए हैं उनमें से पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने वाले की अभिप्रेरणा। सीखने वाले की अभिप्रेरणा का मतलब ये है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने जो है अंदर मन से सीखने के लिए उत्साहित नहीं होगा, तब तक उसको चाहे जितना सिखा दो वो नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है। तो अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं। अधिगम के लिए जो द्वितीय शर्त वह क्या है, सीखने वाले की जो बहु अनुक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है। अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है, सीखने वाले को पुनर्बलन। सीखने वाले को पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है। अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है, सीखने वाले का अभ्यास। सीखने वाले का अभ्यास। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी। यह परिभाषा दी थी मॉर्गन ने। किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन ने कहा था अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया अब आपसे, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है। यह परिभाषा दी थी गेट्स ने। किसने दिया था? गेट्स ने। गेट्स ने कहा था अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह किसने कहा था? यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। यह किसने कहा था? यह कहा था गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह कहा था कॉल्विन ने। किसने कहा था? कॉल्विन ने कहा था। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? यह परिभाषा दी थी पील ने। किसने दिया था? पील ने दिया था। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सुव्यवस्थित
व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है सीएल हल का सिद्धांत। सीएल हल का सिद्धांत। चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? तो ये है चेतना के अंग। किसके अंग हैं? चेतना के अंग हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। अब यहाँ पे पूछा गया है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो वह हो जाएगी खेलने की अवस्था। जबकि दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और प्रश्न करने की अवस्था, ये तीनों विशेषताएं होती हैं पूर्व बाल्यावस्था की। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स ने। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर ने। कोहलर ने और किस पर प्रयोग किया था? वन मानुषों पर प्रयोग किया था। वन मानुषों पर। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो यह क्या है? यह सीखने में अक्षम है। सीखने में अक्षम है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। चिंतन अनिवार्य रूप से है संज्ञानात्मक गतिविधि। संज्ञानात्मक गतिविधि। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। यह क्या है? यही जो है बाल विकास का इनमें से सिद्धांत है कि विकास कैसे घटित होता है? परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। तो यह बुद्धि का कौन सा सिद्धांत शामिल करता है? तो स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत सिद्धांत। स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत सिद्धांत। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? तो अभिप्रेरणा चक्र का जो सही क्रम है वह होता है आवश्यकता सबसे पहले होगी, फिर प्रबल प्रेरणा और फिर उसके बाद उत्तेजना होगी, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार होगा और फिर उपलब्धि होगी और फिर क्या हो जाएगा? उत्तेजना में कमी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बताया गया है जैसे कि सबसे पहले क्या होगी? किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जब आवश्यकता होती है तो उस चीज़ को पाने का मन होता है प्रबल, फिर उसकी प्रेरणा होती है और जब पाने का मन होगा तब उत्तेजना जगती है। उत्तेजना जगती है तब लक्ष्य केंद्रित करता है, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार होता है कि हमें मतलब पाना ही है। फिर उसके बाद जब वो चीज़ मिल जाती है, उपलब्धि उसकी हो जाती है, तो क्या उसकी उत्तेजना में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति
नाक से संबंधित है। इसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया में अधिकतर क्या होता है? ये पढ़ना संबंधी विकार होता है। पढ़ने में क्या होती? कठिनाई होती है इसमें से। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी इनमें से है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए। संज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन की जो अवस्था है जीन पियाजे की, वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये चौथी अवस्था जीन पियाजे की, जिसकी उम्र होती है 11 से 15 वर्ष या फिर उससे अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है? तो यहाँ पे प्रदत्त कार्य जो है असाइनमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित उपकरण नहीं है, जबकि मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट और क्विज एवं खेल, ये क्या है? तीनों ही रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में ये तीनों ही यूज किए जाते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि पूरी व्यवस्था फेल हुई है। कौन फेल हुआ है? पूरी व्यवस्था फेल हुई है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत जो है, इसके प्रतिपादक थे C.L. हल। कौन थे? C.L. हल थे। अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह कथन आधारित है C.L. हल के सिद्धांत पर। C.L. हल के सिद्धांत पर। जब बच्चा क्या है, जब बच्चे की प्राथमिक अवस्था हो, तब एक शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प करनी चाहिए, और जब उसकी जितना मतलब वो बड़ा होता जाए तो क्या है, उसकी हेल्प कम करते चले जाना है। विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा संरचनावादी विचारधारा के। संरचनावादी विचारधारा के। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। समस्यात्मक बालों की प्रवृत्ति कैसी होती है? समाज विरोधी प्रवृत्ति होती है, झगड़ालू प्रवृत्ति होती है, अपराधी प्रवृत्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी क्वालिटी पाई जाती हैं जो समस्यात्मक बालक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई थी? तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई थी जर्मनी में। और कब हुई थी? 1879 में हुई थी। और किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुंट ने किया था। विलियम वुंट ने किया था। विलियम वुंट ने किया था। और जर्मनी के कौन शहर में किया था? तो लिपजिंग शहर में किया था। कहाँ पे? लिपजिंग शहर में किया था। ये भी आपको याद रखना है। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है मापन। और व्यवहारवाद के जनक कौन थे? J.B. वाटसन थे। J.B. वाटसन। J.B. वाटसन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है?
मन की तुलना फ्रायड ने की थी समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से तुलना की थी। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है। समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है एक समूह की बनावट का अध्ययन। एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन किसका है? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कहा था फ्रेंडसन ने। किसने कहा था? फ्रेंडसन ने कहा था। किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। यह कथन है अरस्तु का। किसका? अरस्तु का। शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना है। तो यह किसने कहा था? यह कहा था ब्लूम ने कहा था। किसने? ब्लूम ने कहा था। ज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिपादक है। ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रतिपादक है N.L. गेज। कौन है? N.L. गेज। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पुनर्बलन का सिद्धांत विधिक सिद्धांत किससे संबंधित है? पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है सीएल हल से। किससे संबंधित है? सीएल हल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अंतःदर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत। अंतःदर्शन विधि जो है वह दूसरी विधियों की अपेक्षाकृत क्या है, यह यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अंतःदर्शन विधि दूसरी विधियों से क्या है? पुरानी विधि है। और इसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंट थे। विलियम वुंट थे। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सूची फर्स्ट दी गई है, यहाँ पे सूची सेकंड दी गई है। अब इनको क्या करना है? मैच करना है। जैसे कि जो टी टैड का आविष्कार किया था मरे ने किया था, उसके बाद जो 16 PF है, 16 PF के बारे में बताया था कैटल ने, और EPF के बारे में बताया था आइजेंक ने, और EPPS के बारे में बताया था एडवर्ड ने। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है चेतना का विज्ञान। क्या बताया है? चेतना का विज्ञान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया है। पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया है मानव व्यवहार का विज्ञान। क्या बताया है? मानव व्यवहार का विज्ञान बताया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का। चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का।